दौलत के घमंड में अंधी ननद और नंदोई ने भोले भाले भाई की सारी संपत्ति हड़पने का खौफनाक जाल बिछाया था। लेकिन जब भाभी ने भरी महफिल में उन्हें वो एक लिफाफा थमाया तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई और सारा गुरूर आंसुओं में बह गया। हमारे भारतीय समाज में भाई बहन का रिश्ता बहुत ही पवित्र और निस्वार्थ माना जाता है। एक भाई अपनी बहन की खुशी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देता है और यह सोचता है कि उसकी बहन हमेशा उसी मासूमियत से उसे प्यार करेगी। लेकिन क्या हो जब ससुराल की चकाचौंध और दौलत की भूख उसी बहन को एक लालची इंसान बना दे, जब बहन और बहनोई मिलकर उसी भाई की जड्ढें काटने लगें जिसने उन्हें हमेशा सिर आंखों पर बिठाया हो। आज की यह कहानी कोई आम पारिवारिक झगड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी समझदार और धैर्यवान पत्नी की दास्तान है जिसने अपने पति को अपनों के ही रचे खौफनाक जाल से बाहर निकाला और घमंड की ऐसी कमर तोड़ी कि देखने वालों की रूह कांप गई। कैलाश एक बहुत ही सीधा, मेहनती और परिवार को साथ लेकर चलने वाला इंसान था। शहर में उसकी एक अच्छी खासी कपड़े की दुकान थी। उसके पिता के गुजरने के बाद उसने अपनी छोटी बहन नीता को बड़े ही लाड प्यार से पाला था और उसका विवाह शहर के एक जाने माने ठेकेदार मनोज के साथ बहुत ही धूमधाम से किया था। कैलाश का विवाह सरिता से हुआ था। सरिता एक बहुत ही सुलझी हुई, संस्कारी और समझदार महिला थी। वह हमेशा घर को जोदा कर रखने में विश्वास रखती थी। लेकिन नीता और मनोज का स्वभाव बिल्कुल अलग था। मनोज को हमेशा बद्धे बद्धे और झूठे दिखावे करने का शौक था। वह खुद को शहर का सबसे बद्धा रईस मानता था और नीता भी अपने पति के इस झूठे रुतबे के नशे में पूरी तरह चूर रहती थी। नीता जब भी अपने मायके आती तो सरिता को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन नीता और मनोज कैलाश के घर आए हुए थे। नीता ने अपने गले का भारी सोने का हार ठीक करते हुए बहुत ही व्यंग्यात्मक लहजे में सरिता से कहा, भाभी, आप भी कैसी पुरानी और सूती सादियां पहनकर घूमती रहती हैं। कभी मेरे जैसी डिजाइनर सादियां पहना कीजिए। मेरे पति तो मुझे हर महीने लाखों की खरीदारी करवाते हैं। और भैया, आप भी अपनी इस छोटी सी दुकान में कब तक बैठे रहेंगे? मनोज जी को देखिए, कितने बड्ढे बड्ढे टेंडर पास करवाते हैं। कैलाश तो अपनी बहन के प्यार में अंधा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी गुद्धिया, भगवान करे तुम दोनों हमेशा ऐसे ही ऐश करो। मेरी तो ये छोटी सी दुकान ही मेरे लिए मंदिर है। सरिता चुपचाप रसोई में चाय बना रही थी। वह जानती थी कि नीता और मनोज की यह सारी अमीरी खोखली है, क्योंकि जब भी वे आते थे, लौटते समय कैलाश से कोई न कोई बहाना बनाकर लाखों रुपए उधार ले जाते थे, जो आज तक कभी वापस नहीं आए थे। कुछ महीनों बाद मनोज बहुत ही घबराया हुआ और परेशान सा चेहरा बनाकर कैलाश के पास आया। उसके साथ नीता भी थी, जो झूठे आंसू बहा रही थी। मनोज ने कैलाश का हाथ पकड़ते हुए कहा, कैलाश साले साहब, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। मुझे सरकार की तरफ से 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा ठेका मिला है, लेकिन उसे शुरू करने के लिए मुझे बैंक में 50 लाख रुपए की जमानत गारंटी जमा करनी है। मेरे सारे पैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स में फंसे हुए हैं। अगर तुम अपनी वो गांव वाली पुश्तैनी जमीन के कागजात मुझे कुछ महीनों के लिए दे दो, तो मैं उन्हें बैंक में गिरवी रखकर अपना काम शुरू कर लूंगा। ठेका पूरा होते ही मैं तुम्हारी जमीन छुड़वा दूंगा और तुम्हें भी मुनाफे में से 10 लाख रुपए दूंगा। नीता ने भी रोते हुए कहा, हाँ भैया, अगर मनोज जी को यह ठेका नहीं मिला तो हमारी नाक कट जाएगी। क्या आप अपनी इकलौती बहन के लिए इतना भी नहीं कर सकते? कैलाश का दिल पसीज गया। वह अपनी बहन को रोता हुआ नहीं देख सकता था। उसने बिना एक पल सोचे अपनी तिजोरी से उस पुश्तैनी जमीन के कागजात निकाले और मनोज के हाथ में रख दिए। सरिता ने कैलाश को टोकते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, कैलाश जी, यह जमीन आपके पिता की आखिरी निशानी है। इसे इस तरह बिना किसी जांच पड़ताल के किसी व्यापारिक जोखिम में डालना सही नहीं है। मनोज जी इतने बड़े ठेकेदार हैं, वो कहीं और से इंतजाम कर लेंगे। यह सुनते ही नीता भद्दक उठी। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आप बीच में बोलने वाली कौन होती हैं भाभी? ये मेरे पिता की जमीन है और मेरा भाई मुझे दे रहा है। आप तो बस यही चाहती हैं कि मेरा घर बर्बाद हो जाए। कैलाश ने भी सरिता को डांटते हुए कहा, तुम चुप रहो सरिता, नीता मेरी बहन है। उसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। ये तो सिर्फ जमीन के कागज हैं। दोस्तों, अपनों पर विश्वास करना अच्छी बात है,
लेकिन जब वह विश्वास अंधा हो जाए तो वह इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। एक पत्नी अपने पति के भविष्य और उसकी मेहनत को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन अक्सर उसे ही गलत समझ लिया जाता है। अगर आप भी मानते हैं कि रिश्तों में भावना के साथ साथ समझदारी का होना बहुत जरूरी है, तो हमारे इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह हिम्मत देता है कि हम आज के समाज की इन कड़ी डी हेवी सच्चाइयों को बेबाकी से आपके सामने रख सकें। इसीलिए अपनी भावनाओं की आवाज को मजबूत करने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मनोज और नीता वो कागज लेकर चले गए, लेकिन सरिता का मन बहुत बेचैन था। उसे मनोज की बातों में फरेब की गंध आ रही थी। अगले ही दिन सरिता अपने पिता के एक बहुत पुराने मित्र बीरेंद्र जी से मिलने गई। बीरेंद्र जी उसी बैंक में मुख्य प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे जहां मनोज का खाता था। सरिता ने उन्हें पूरी बात बताई और मनोज के व्यापार के बारे में जानकारी मांगी। बीरेंद्र जी ने जो राज खोला उसे सुनकर सरिता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बीरेंद्र जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी सरिता, मनोज बहुत बद्धा धोखेबाज है। उसे कोई 25 करोड़ दाज का ठेका नहीं मिला है। असल में उसने शेयर बाजार और जुए में अपनी सारी दौलत उड़ा दी है। उसका अपना आलीशान घर और उसकी गाड़ियां तक भारी कर्ज में डूबी हुई हैं और बैंक अगले ही हफ्ते उसके घर को नीलाम करने वाला है। उसने कैलाश की वो पुश्तैनी जमीन बैंक में गिरवी नहीं रखी है, बल्कि उसने एक दलाल से बात की है ताकि वो उस जमीन को औने पौने दामों में बेचकर अपना कर्ज उतार सके और बचे हुए पैसों से नीता के साथ विदेश भाग सके। सरिता पसीने से लथपथ हो गई। जिस बहन पर कैलाश अपनी जान छिधकता था, वही बहन और उसका पति मिलकर कैलाश को पूरी तरह से सड़क पर लाने की तैयारी कर चुके थे। सरिता जानती थी कि अगर उसने यह बात सीधे जाकर कैलाश को बताई तो वह कभी विश्वास नहीं करेगा और घर में क्लेश हो जाएगा। अब सरिता को अपने पति को बचाने के लिए वही खेल खेलना था, लेकिन अपनी सूझबूझ के साथ। सरिता तुरंत अपने घर गई। उसने अपनी अलमारी से अपना सारा स्त्री धन, उसके मायके से मिले हुए भारी सोने के गहने और उसकी अपनी जीवन भर की बचत निकाला। वह वापस बीरेंद्र जी के पास गई और उनसे मदद मांगी। सरिता ने बीरेंद्र जी के माध्यम से बैंक के अधिकारियों से एक बहुत ही गुप्त समझौता किया। जब बैंक ने मनोज के उस भारी कर्ज वाले घर की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की, तो सरिता ने अपने गहने बेचकर और अपने पैसों से मनोज का वो पूरा घर नीलामी में खरीद लिया। कानूनी रूप से अब उस आलीशान घर की इकलौती मालकिन सरिता थी। इसके साथ ही बीरेंद्र जी के रसूख का इस्तेमाल करके सरिता ने उस दलाल तक पहुंच बनाई जिसे मनोज जमीन बेचने वाला था। सरिता ने दलाल को कमीशन देकर वो पुश्तैनी जमीन के असली कागजात वापस अपने कब्जे में ले लिए और दलाल ने मनोज को कुछ नकली कागज थमा दिए। यह सब इतनी खामोशी से हुआ कि मनोज और नीता को भनक तक नहीं लगी। उन्हें लग रहा था कि उनकी साजिश पूरी तरह कामयाब हो गई है। एक समझदार औरत जब अपने घर को बचाने पर आती है तो वह बिना शोर मचाए बड्ढे बड्ढे तूफानों का रुख मोड़ सकती है। आज के समाज में जहां लोग दिखावे पर मरते हैं, सरिता जैसी औरतें रिश्तों की असली रक्षक होती हैं। अगर आपको भी सरिता के इस निडर और बुद्धिमानी भरे कदम ने भीतर तक प्रभावित किया है, तो वर्मा स्टोरीज के साथ अपनी आत्मीयता जोड़ दें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि नारी की गरिमा और संस्कारों को बचाने वाली ये कहानियां कभी खत्म ना हों। आपका एक क्लिक हमारी बहुत बड़ी ताकत है। कृपया वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ दिन बाद नीता और मनोज की शादी की सालगिरह थी। उन्होंने अपने उसी घर में, जो अब अंदर ही अंदर बिक चुका था, एक बहुत ही भव्य दावत का आयोजन किया। शहर के कई नामी लोग वहां मौजूद थे। कैलाश और सरिता भी उस दावत में पहुंचे। नीता ने एक बहुत ही महंगी सादी और हीरो का हार पहना हुआ था। जैसे ही सरिता और कैलाश हॉल में दाखिल हुए, नीता ने जानबूझकर माइक हाथ में लिया और मेहमानों के सामने सरिता का अपमान करना शुरू किया। आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे पति मनोज जी ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है।
और हाँ, मेरे सीधे साधे भाई कैलाश और मेरी यह बेचारी सी दिखने वाली भाभी सरिता भी यहाँ आए हैं। बेचारी भाभी जीवन भर उसी एक सूती साधी और साधारण से घर में रह गईं। कभी हमारे इस महल जैसे घर को भी देखिए भाभी, इंसान की औकात उसके रहन सहन से ही पता चलती है। वहां खद्देधे लोग हंसने लगे। कैलाश का सिर शर्म से झुक गया, लेकिन उसे अभी भी अपनी बहन की बातों में बस एक बचपना नजर आ रहा था। मनोज ने भी घमंड में सीना तानते हुए कैलाश से कहा, अरे साले साहब, आपकी उस जमीन का इंतजाम मैंने कर दिया है, ठेका तो मुझे मिल ही गया है। बस आप जीवन भर मेरी इसी तरह सेवा करते रहिए, मैं आपको भी कोई छोटा मोटा काम दिलवा दूंगा। सरिता अब तक बहुत शांति से सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अब सब्र का बांध टूट चुका था। वह अपनी जगह से आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, बल्कि एक शेरनी जैसा तेज था। सरिता ने अपने पर्स से एक बड्ढा सा भूरा लिफाफा निकाला और उसे मनोज के चेहरे के ठीक सामने हवा में लहराते हुए बहुत ही कड़क आवाज में कहा, जिस महल की औकात और जिस ठेके का घमंड आप दोनों यहां दिखा रहे हैं, उसकी असली सच्चाई इस लिफाफे में कैद है मनोज जी। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। नीता तिलमिला उठी। यह क्या तमाशा है भाभी? आप हमारे मेहमानों के सामने कैसी बदतमीजी कर रही हैं? सरिता ने उस लिफाफे से कुछ कागज निकाले और उन्हें कैलाश के हाथों में सौंपते हुए कहा, कैलाश जी, आप खुद पढ़िए। आपके ये महान जीजा जी किसी 25 करोड़ के ठेके पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं। इनका यह घर, इनकी गाड़ियां सब बैंक के कर्ज में डूबे हुए थे। इन्होंने आपकी वो पुश्तैनी जमीन गिरवी नहीं रखी थी, बल्कि ये उसे बेचकर विदेश भागने वाले थे। कैलाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कागज पढ़े। वो बैंक के नीलामी के आदेश और मनोज के दिवालिया होने के सबूत थे। मनोज पसीने से भीग गया। वह हकलाते हुए बोला, यह सब झूठ है कैलाश। ये औरत तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है। मैंने तो जमीन के कागज दलाल को दे भी दिए हैं। सरिता ने मुस्कुराते हुए अपनी साधी के पल्लू से वो असली पुश्तैनी जमीन के कागजात निकाले और कहा, वो कागज नकली थे मनोज जी। असली कागज ये रहे जो मैंने उस दलाल के मुंह पर पैसे मारकर वापस ले लिए हैं। और हाँ नीता, तुम जिस महल की मालकिन बनकर मुझ पर हंस रही थी, जरा इन आखिरी कागजों को भी पढ़ लो। सरिता ने एक और कागज नीता की तरफ फेंका। नीता ने जैसे ही उसे पढ़ा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह चीख पड़ दी। सरिता ने पूरी महफिल के सामने दहादहाते हुए कहा, आज से इस घर की मालकिन तुम नहीं, मैं हूं। मैंने अपने स्त्री धन और अपने गहने बेचकर बैंक की नीलामी में इस घर को खरीद लिया है। तुम दोनों ने मेरे पति की शराफत का फायदा उठाकर उनकी पीठ में खंजर घोंपने की कोशिश की थी। तुम भूल गए थे कि जिस घर में एक सच्ची पत्नी खद्दी हो, वहां कोई जालसाज अपनी चाल नहीं चल सकता। कैलाश सब कुछ समझ चुका था। जिस बहन के लिए उसने अपना सब कुछ लुटा दिया था, वह बहन एक लालची नागिन निकली। कैलाश की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो दुख के नहीं, अपनी मूर्खता के आंसू थे। कैलाश ने आगे बढ़कर मनोज के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड्ढा। नीच इंसान, मैंने तुझे अपना बड्ढा भाई माना था और तू मेरी ही जड्ढें काटने चला था। और नीता, तू मेरी बहन कहलाने के लायक नहीं है। तूने दौलत के लालच में अपने ही भाई का गला घोंटने की कोशिश की। मनोज और नीता का सारा गुरूर, उनकी सारी झूठी शान उन मेहमानों के सामने मिट्टी में मिल चुकी थी। वे दोनों घुटनों के बल कैलाश और सरिता के पैरों में गिर पड्डे और फूट फूट कर रोने लगे। हमें माफ कर दीजिए भैया, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमारा सब कुछ लुट गया है। हमें सड़क पर मत निकालिए भाभी, हम आपके पैरों पड़ देते हैं। नीता गिद्ध गिद्धा रही थी। सरिता ने अपने पैर पीछे खींच लिए और बहुत ही सर्द आवाज में कहा, माफी तो तुम्हें उसी दिन मांगनी चाहिए थी जिस दिन तुमने अपने भाई को धोखा देने की सोची थी। अब इस घर से अभी के अभी बाहर निकल जाओ, क्योंकि यह घर अब मेरा है और मुझे मेरे घर में गंदे और फरेबी लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मनोज और नीता को उसी रात अपने ही उस आलीशान घर से खाली हाथ और रोते हुए सड्डे चेक पर निकलना पड़ा। उनके पास न दौलत बची थी और न ही कोई अपना। कैलाश ने रोते हुए अपनी पत्नी सरिता के हाथ जोड़ डाच लिए। उसने कहा, सरिता, तुमने आज सिर्फ मेरी जमीन नहीं बचाई, तुमने मेरी जिंदगी और मेरा सम्मान बचाया है। मैं अंधा था जो तुम्हारी समझदारी को नहीं देख पाया। सरिता ने कैलाश को गले लगा लिया और कहा, रिश्तों में प्यार होना चाहिए,
लेकिन अंधी आंखें नहीं। जहां सम्मान न हो वहां रिश्ते नहीं निभाए जाते। दोस्तों, लालच और दिखावा इंसान को अंधा कर देता है। जो लोग अपनों को धोखा देकर महलों में रहने का सपना देखते हैं, नियति उन्हें एक दिन उसी महल से धक्के मारकर सड्डे डी एचक पर ले आती है। सरिता की समझदारी ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और सूझबूझ के आगे बड्ढे से बड्ढा धोखा भी घुटने टेक देता है। अगर सरिता के इस साहसिक कदम और इस खामोश जीत ने आपके दिल को गर्व से भर दिया है, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ इतना शेयर करें कि हर किसी को यह सीख मिल सके कि अपनों के साथ फरेब करने का अंजाम कितना भयानक होता है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या सरिता ने अपनी ननद और नंदोई के साथ जो किया वह बिल्कुल सही था। आपकी राय हमारे लिए बहुत अनमोल है। सच्चाई और संस्कारों की इस आवाज़ को घर घर तक पहुंचाने के लिए वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।